नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। आज से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। 19 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में केंद्र सरकार करीब 10 अहम बिल पेश कर सकती है। इसमें न्यूक्लियर एनर्जी, हायर एजुकेशन, कॉर्पोरेट लॉ और सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े सुधार शामिल हो सकते हैं। लोकसभा में आज वित्त मंत्रालय की ओर से मणिपुर माल और सेवा कर दूसरा संशोधन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए पेश होगा। इसके साथ ही लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 सदन में पेश किए जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में आज नए सदस्य शपथ लेंगे। राज्यसभा में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को मणिपुर में अपनाए जाने के संबंध में एक संकल्प पेश करेंगे। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि संसद में कोई रुकावट नहीं आएगी और संसद आसानी से चलेगी। भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने संसद के शीतकालीन सत्र पर कहा कि मुझे उम्मीद है कि जैसे पिछले 2 सत्र में विपक्षी दलों ने हंगामा किया, कम से कम इस बार वो हंगामा नहीं होगा और हर विषय पर चर्चा होगी। भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि संसद चलाने को लेकर सबसे ज्यादा अच्छा रवैया मोदी सरकार में देखा गया है। शिवसेना सांसद नरेश महस्के ने कहा कि विपक्ष की भूमिका संदेहजनक है, सत्र चलाने ना देना उनकी भूमिका है। अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि संसद में पंजाब की कानून व्यवस्था और ड्रग्स के मुद्दे पर चर्चा हुई। एनआईए कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। शोपिया जिले में नादीगाम शोपिया निवासी मौलवी इरफान के घर पर छापेमारी की गई। मौलवी इरफान की पहचान व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड के रूप में हुई है। एनआईए की टीम पुलवामा में कोयल, चंदगाम, मलंगपोरा और संबूरा गांव में छापेमारी जारी है। दिल्ली में गिरफ्तार किए गए संबूरा निवासी आमिर राशिद के घर पर भी छापेमारी जारी है। तमिलनाडु में शिवगंगा जिले के कुमनगुड्डी के पास 2 बसों की टक्कर में 11 लोगों की मौत हो गई और 54 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना पिलैयारपट्टी से 5 किलोमीटर दूर तिरुपत्तूर इलाके में हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में सड़क हादसे पर दुख जताया। राष्ट्रपति ने उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी तमिलनाडु में सड़क हादसे पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नागालैंड के लोगों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि समृद्ध संस्कृति और असीम प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न नागालैंड सतत विकास में निरंतर सराहनीय प्रगति कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी नागालैंड के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। थाईलैंड के विदेश मंत्री आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण पर सुनवाई करेगा। इस सुनवाई के दौरान देखा जाएगा कि प्रदूषण कम करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक कौन से उपाय किए जा सकते हैं। 27 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई के दौरान वायु गुणवत्ता पर चिंता जाहिर की थी। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता की समस्या गंभीर है और इसे तुरंत हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी और कई अन्य लोगों ने वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में विश्व एड्स दिवस 2025 के वार्षिक राष्ट्रीय समारोह के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व एड्स दिवस पर कार्यक्रम का उद्देश्य HIV की रोकथाम, उपचार, देखभाल और उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। बिहार विधानसभा का सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के पहले दिन आज नवनिर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव शपथ दिलाएंगे। बिहार विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के बाद 2 दिसंबर को विधानसभा के नए अध्यक्ष का चुनाव सदन के सदस्यों द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद सदन नियमित रूप से कामकाज करना शुरू कर देगा। मध्य प्रदेश विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 5 दिसंबर तक होने वाले इस सत्र में 4 बैठकें होंगी। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 81% गणना फॉर्म सफलतापूर्वक अपलोड कर दिए गए हैं। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से तत्काल अपील की है कि जिन्होंने अभी तक अपने गणना फॉर्म नहीं भरे हैं, वे उन्हें जल्द से जल्द संबंधित बूथ स्तरीय अधिकारियों को सौंप दें। पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बीच राज्य के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता ने बातचीत के दरवाजे खोल दिए हैं। सीईओ कार्यालय की ओर से जारी बयान में साफ कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक दल, संगठन या व्यक्ति को अगर SIR को लेकर कोई शिकायत या आपत्ति है तो वे सीधे ऑब्जर्वर से मिल सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक पारदर्शिता और समय पालन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आज से मंत्रालय में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु में राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 नवंबर को देश भर के राजभवनों के नाम बदलकर लोक भवन और सभी राज्य निवासों का नाम बदलकर लोक निवास करने का निर्देश था। दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे ट्रायल रन के लिए खुल गया है। बैरिकेडिंग हटाने के बाद गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज गीता जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर 3 लाख से ज्यादा गीता भक्तों द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक सस्वर पाठ किया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस ने अवैध शराब के निर्माण, परिवहन और विक्रय के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। पुलिस ने लगभग 2 करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अवैध शराब, वाहन और अन्य सामग्रियों को जब्त किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान समर्थित गैंगस्टर से जुड़े आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। स्पेशल सेल ने इस मॉड्यूल के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में पुलिस ने बांग्लादेश के 13 मछुआरों को हिरासत में ले लिया। स्थानीय मछुआरों ने नाव पर सवार लोगों की गतिविधि संदिग्ध लगने पर समुद्री पुलिस को सूचित किया। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने माघ मेले पर कहा कि हमारा अनुमान है कि इस बार माघ मेले में करीब 15 करोड़ लोग शामिल होंगे। इस बार के माघ मेले में 7 सेक्टर बनाने का निर्णय लिया गया है। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में कार्तिकेय दीपम उत्सव के 7वें दिन भगवान अन्नामलाइयर रथ की शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। तमिलनाडु के थूथुकुडी में क्रिसमस के जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। क्रिसमस से पहले बाजार उपहारों से सजाया गया। चक्रवात दितवा कमजोर होकर गहरे दबाव में परिवर्तित हो गया और यह फिलहाल कुडालोर से लगभग 90 किलोमीटर पूरब में, कराईकल से 130 किलोमीटर उत्तर पूर्व में, पुदुचेरी से 90 किलोमीटर पूरब में और चेन्नई से 140 किलोमीटर पूरब में केंद्रित है। चक्रवात दितवा उत्तरी तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटों से लगभग 80 किलोमीटर दूर केंद्रित है। इसके उत्तरी तमिलनाडु से पुदुचेरी के तटों के समानांतर लगभग उत्तर की ओर बढ़ने और कल सुबह तक धीरे धीरे और कमजोर होने की संभावना है। तमिलनाडु के चेन्नई में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। तिरुवल्लुर में चक्रवात दितवा के बाद तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश हो रही है। श्रीलंका में चक्रवात दितवा की तबाही के बीच भारतीय वायुसेना श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राहत और बचाव अभियान चला रही है।
संकट की इस घड़ी में भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका में फंसे भारतीयों के लिए अतिरिक्त हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी नंबरों में +94773727832 शामिल है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने भारतीय वायुसेना और दूसरे संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर कोलंबो के भंडार नाइके इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 400 फंसे भारतीयों को निकालने में मदद की। चक्रवात रितवा से प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन सागर बंधु जारी है। भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका के पूर्वी प्रांत के मुख्य सचिव और त्रिंकोमाली जिला प्रशासन को राहत सामग्री सौंपी, जिसमें जरूरी सामान, सूखा राशन, कपड़े और ईंधन शामिल है। भारतीय वायुसेना लगातार श्रीलंका में मदद पहुंचा रही। विमान C-130J कोलंबो में मानवीय सामग्री लेकर पहुंचा। इसमें लगभग 4 टन भीष्म मॉड्यूलर ट्रॉमा क्यूब्स, लगभग 5 टन चिकित्सा सामग्री और एक चिकित्सा दल शामिल है। उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में जिला प्रशासन द्वारा बढ़ती ठंड और तेज हवा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए जनता से बचाव की अपील की गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। रफ्तार भरी खबरों को ब्रेक के बाद भी जारी रखेंगे। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। उत्तर प्रदेश सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करके राज्य को उद्यम प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए 4675 प्रशासनिक सुधार और 2500 व्यवसाय केंद्रित बदलाव किए गए हैं। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से सेवाओं का डिजिटलीकरण किया गया है। UPSIDA में KPI आधारित कार्य संस्कृति लागू की गई है। इसके साथ ही इंटेंट फाइलिंग, लेटर ऑफ अप्रूवल और अन्य अधिकार नियामक प्रक्रियाएं अब डिजिटल माध्यम से उपलब्ध हो गई हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली स्थित सुंदर नर्सरी में आयोजित किए जा रहे सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस फेस्टिवल में राजधानी के लोगों को एक बार फिर भारतीय संस्कृति और खान-पान की झलक दिखाई देगी। सरस फूड फेस्टिवल में 62 स्टॉलों पर देश भर के 25 राज्यों की करीब 300 से ज्यादा लखपति दीदियां और स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भाग ले रही हैं। ये फेस्टिवल 9 दिसंबर तक चलने वाला है। दर्शकों के लिए सुबह 11:30 से लेकर रात 9:30 तक खुला रहेगा। नागालैंड में 10 दिवसीय हॉर्नबिल फेस्टिवल की आज से शुरुआत होगी। हॉर्नबिल फेस्टिवल का 26वां संस्करण राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुरू हो रहा है। इस फेस्टिवल में 6 देश बतौर भागीदार शामिल होंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल सभी नगा जनजातियों की परंपराओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साल 2000 में शुरू किया गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल राज्य सरकार का पर्यटन को बढ़ावा देने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। वाणिज्यिक LPG सिलेंडर की कीमतों में लगातार दूसरे महीने कटौती की गई, जबकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में वाणिज्यिक LPG सिलेंडर आज से 10 रुपए सस्ता हो गया है। नवंबर में यह 5 रुपए सस्ता हुआ था। आज दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर लगभग 1580 रुपए का मिलेगा। नागर विमानन महानिदेशालय ने ऐलान किया है कि सभी भारतीय एयरलाइन ने अपने ऑपरेशन A320 एयरक्राफ्ट में जरूरी सॉफ्टवेयर अपग्रेड पूरे कर लिए हैं।
सभी एयरलाइन की ओर से ये कदम सोलर रेडिएशन के जोखिम से बचने के लिए उठाया गया है, जो कि फ्लाइट कंट्रोल डेटा को प्रभावित कर सकता है। DGCA के मुताबिक इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से ऑपरेट किए जाने वाले 323 A320 एयरक्राफ्ट का सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया गया है। इसमें इंडिगो के सभी 200 विमान, एयर इंडिया के 113 में से 100 विमान और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 25 में से 23 विमान शामिल हैं। दूरसंचार विभाग के दितवा चक्रवात से दूरसंचार कनेक्टिविटी की सुरक्षा के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। दूरसंचार विभाग ने बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात दितवा के मद्देनजर दूरसंचार नेटवर्क की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी की है। इस चक्रवात से तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर असर पड़ने की आशंका है। इसके लिए पर्याप्त ईंधन भंडार, आपातकालीन बिजली बैकअप की तैयारी और संवेदनशील जिलों में फील्ड रिस्पांस टीमों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। डालमिया भारत की सहयोगी कंपनी डालमिया सीमेंट को तमिलनाडु के सेल्स टैक्स ऑफिस से 266.3 करोड़ रुपए मूल्य का कारण बताओ नोटिस मिला है। ये नोटिस सेंट्रल जीएसटी और तमिलनाडु जीएसटी एक्ट की धारा 74 के तहत असेसमेंट ईयर 2019-20 और 2022-23 के लिए जारी किए गए हैं। कंपनी की ओर से नियामक फाइलिंग में दी गई जानकारी के अनुसार तिरुचिरापल्ली के लालगुडी में सेल्स टैक्स अधिकारी ने 2 असेसमेंट वर्षों के दौरान कर योग्य टर्नओवर और इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों में पाए गए अंतर के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने ये बोला है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 5.42 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एक्सचेंजों की ओर से जुर्माना कंपनी द्वारा बोर्ड से जुड़े नियमों का पालन न करने को लेकर लगाया गया है। एक्सचेंजों ने कहा है कि एमटीएनएल सेबी के लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता नियमों के विनियमन 17 क्लॉज 1 का अनुपालन करने में विफल रही है, जो कंपनी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति को अनिवार्य बनाता है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए टॉय मार्केट्स में से एक बन चुका है। भारत अब 153 देशों को खिलौने का इंपोर्ट कर रहा है। अब देश केवल टॉय इंपोर्ट नहीं करता, बल्कि बड़ी मात्रा में खिलौनों का घरेलू प्रोडक्शन भी कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा ने बताया कि इंजीनियरों की नई पीढ़ी इस दिशा में तेजी से काम कर रही है और उद्योग के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने H-1B वीजा कार्यक्रम का बचाव करते हुए कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारतीय प्रवासियों से काफी फायदा हुआ है। उन्होंने एक पॉडकास्ट के दौरान ये टिप्पणी की। मस्क ने कहा कि अमेरिका को भारत से उच्च कुशल श्रमिकों की अब पहले से ज्यादा जरूरत है। साथ ही उन्होंने कुछ आउटसोर्सिंग कंपनियों द्वारा वीजा प्रणाली के दुरुपयोग की भी निंदा की। मस्क ने कहा कि अमेरिका को भारतीय प्रतिभाओं से बहुत लाभ हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ शांति वार्ता की प्रगति को लेकर संतोष जाहिर किया है, जबकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यूक्रेनी अधिकारियों से मिलने के बाद सावधानी भरी उम्मीद जताई। वेनेजुएला ने अमेरिका पर देश के विशाल तेल भंडार पर सैन्य बल से कब्जा करने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने ओपेक के महासचिव और सदस्य देशों को लिखे पत्र में कहा कि इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2026 के G20 समिट में प्रिटोरिया को बाहर रखने की धमकी को बेबुनियाद करार दिया। रामाफोसा ने कहा कि साउथ अफ्रीका G20 का पूर्ण सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है और बना रहेगा। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि साउथ अफ्रीका अफ्रीकनर्स के खिलाफ नरसंहार कर रहा है और गोरे नागरिकों को जमीन छीन रहा है। लिथुआनिया के विलियनस हवाई अड्डे ने रविवार को हवाई क्षेत्र में संदिग्ध गुब्बारों के कारण उड़ानें रोक दी। लिथुआनिया का कहना है कि बेलारूस से तस्कर गुब्बारों के जरिए सिगरेट भेज रहे हैं और बेलारूस इन्हें रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। लिथुआनिया ने इसे हाइब्रिड हमला बताते हुए बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को घेरा है। हालांकि लुकाशेंको ने आरोपों को नकारते हुए पश्चिम देशों पर आरोप लगाया है।
अमेरिका ने टोबैगो के ANR रॉबिन्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आधुनिक रडार प्रणाली स्थापित की है। इसका उद्देश्य एयरपोर्ट की सुरक्षा और निगरानी क्षमता को मजबूत करना है। चीन ने रविवार को दक्षिणी द्वीपीय प्रांत हेनान के वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से एक नया उपग्रह प्रक्षेपित किया। चीन ने शिजियान 28 उपग्रह को लॉन्च मार्च 7 रॉकेट के जरिए सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा। ये लॉन्ग मार्च श्रृंखला वाहक रॉकेटों का 611वां उड़ान मिशन था। इजराइल में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति इसहाक हेर्जोग के निजी आवास के बाहर रैली निकाली, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा भ्रष्टाचार के मुकदमे में फैसला आने से पहले माफी मांगने के अनुरोध के खिलाफ प्रदर्शन किया। सेनेगल की राजधानी डकार के तट पर अधिकारी संभावित तेल रिसाव रोकने की कोशिश में जुट गए हैं। पनामा के झंडा लगे तेल टैंकर मर्सिन में पानी घुस गया है, जिससे तेज रिसाव की आशंका बनी हुई है। सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित निकाल लिए गए हैं और किसी के घायल होने की खबर नहीं मिली है। श्रीलंका अपनी सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक दितवाह से जूझ रहा है। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार चक्रवात दितवाह के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 340 हो गई है और 370 लोग अभी भी लापता हैं। भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग में संपन्न हुआ। ये 14 दिवसीय अभ्यास 17 से 30 नवंबर 2025 तक चला। अभ्यास के 8वें संस्करण में दोनों सेनाओं के कुल 240 कर्मियों ने भाग लिया। अजय वॉरियर 2025 का मुख्य उद्देश्य अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद रोधी अभियानों की क्षमता बढ़ाना है। टिमटिमाती रोशनी के बीच प्राग के मध्ययुगीन ओल्ड टाउन स्क्वायर में हजारों पर्यटक उमड़े, जहां चेक राजधानी के वार्षिक क्रिसमस बाजार की शुरुआत हुई। बाजार का मुख्य आकर्षण पारदुबीस क्षेत्र का 15 मीटर ऊंचा भव्य क्रिसमस वृक्ष रहा। ब्रिटिश इंडिपेंडेंट फिल्म अवार्ड्स में सितारों और निर्माताओं की उपस्थिति में फिल्म पिलियन को मुख्य पुरस्कार से नवाजा गया। किनोला डेविस जूनियर की फिल्म माय फादर्स शैडो 12 नामांकनों के लिए शीर्ष रही। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले वनडे में 17 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भारत ने विराट कोहली के शतक के दम पर 349 रन बनाए। जवाब में मेहमान टीम दक्षिण अफ्रीका 332 रन ही बना सकी। विराट कोहली ने 135, रोहित शर्मा ने 57 और कप्तान KL राहुल ने 60 रन बनाए। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, हर्षित राणा ने 3 और अर्शदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। सीरीज का दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में खेला जाएगा। रांची में खेले गए पहले वनडे में विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक लगाकर इतिहास रच दिया। वे अब किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। टीम इंडिया की रन मशीन रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का माइलस्टोन अपने नाम किया। विराट कोहली ने रांची वनडे में शतकीय पारी खेलने के बाद स्पष्ट किया कि उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर अब सिर्फ एक फॉर्मेट वनडे तक सीमित है। विराट ने कहा कि उनका इरादा सिर्फ वनडे में ही खेलना है और यह हमेशा कायम रहेगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत हासिल करने के बाद कप्तान KL राहुल ने रोहित शर्मा और विराट कोहली की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें इस आजादी के साथ खेलते हुए देखना हमेशा मजेदार होता है। राहुल ने मैच में 3 विकेट लेने वाले हर्षित राणा की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हर्षित ने सच में बहुत अच्छा काम किया है। ड्रेसिंग रूम में आते ही पता चल गया था कि वह स्पेशल खिलाड़ी हैं, उसमें बहुत पोटेंशियल है। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को अब तक का सबसे महान एक दिवसीय क्रिकेटर बताया और कहा कि इस भारतीय दिग्गज के शतकों का विश्व रिकॉर्ड इस प्रारूप में उनके बेजोड़ कद को दिखाता है। बेल्जियम ने रोमांचक फाइनल में भारत को करीबी मुकाबले से 1-0 से हराकर सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। भारत सुल्तान अजलान का शाह कप फाइनल मैच के 34वें मिनट में थिब्यू स्टॉकब्रोक्स के गोल के कारण रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत ने अहमदाबाद के AKA एरेना में ग्रुप D के आखिरी मैच में ईरान को 2-1 से हराकर
AFC अंडर 17 एशियन कप 2026 में जगह बना ली है। भारत के लिए गंगटे और गुनलेइबा ने एक-एक गोल किए। भारत ने 10वीं बार AFC अंडर 17 एशियन कप टूर्नामेंट में जगह बनाई है। 1 फरवरी को होने वाली इंडियन नेवी हाफ मैराथन की तैयारियां जोरों पर है। नई दिल्ली चाणक्यपुर स्थित संगम हॉल में एक समारोह का आयोजन किया गया, जहां इंडियन नेवी हाफ मैराथन के आधिकारिक जर्सी और मेडल का अनावरण किया गया। नौसेना के वाइस एडमिरल CR प्रवीण नायर, चीफ ऑफ पर्सनल स्टाफ, ने मैराथन के प्रतीक चिन्हों का अनावरण करते हुए कहा कि इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं को फिटनेस और अनुशासन के प्रति प्रेरित करना है। और गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी ने सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला युगल का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल में भारतीय जोड़ी ने ओसावा और तानोबो की जापानी जोड़ी को हराया। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।